दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं विनीता सिंह, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज माल लखनऊ से आज आपके समक्ष कक्षा 11 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के दिन हम करेंगे अपना खंड का भाग 1 जो हमने पहले किया हुआ है। आज हम उसको बढ़ाते हुए हमारे खंड का की इकाई 1 जीवित ऊतकों की कोशिकीय बनावट का भाग 2 करेंगे। आज के भाग में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं वो हैं कोशिका के कार्य, कोशिका विभाजन का महत्व, शरीर के ऊतक, ऊतक के प्रकार, शरीर के अंग और शरीर के तंत्र। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य है ताकि हम अपने शरीर की संरचना को समझ सकें। अभी तक भाग 1 में हमने पढ़ा था कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। आज के भाग में हम देखेंगे कि ये कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक से अंग बनते हैं और अंग से अंगतंत्र बनते हैं। ये सारे अंगतंत्र मिलकर के हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं का संपादन करते हैं। इस ज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर को और अच्छे से जान पाएंगे तथा इसका ध्यान रख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार जो भाग 1 में हमने पढ़ा है उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। हमने भाग 1 में सबसे पहले पढ़ा था कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। कोशिका का वर्गीकरण हमने पढ़ा था और उसमें देखा था कि हमारे शरीर में कोशिकाएं 6 प्रकार की होती हैं। फिर हमने कोशिका की आंतरिक संरचना देखा था। कोशिका की आंतरिक संरचना में हमने देखा था कि एक साधारण कोशिका में 3 भागों का होना आवश्यक है। कोशिका झिल्ली जो कि कोशिका के ऊपर एक आवरण बनाती है तथा उसके आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। दूसरा केंद्रक द्रव्य जो कोशिका के लिए पोषण प्रदान करता है तथा तीसरा केंद्रक जो कोशिका का मस्तिष्क होता है। अंत में हमने देखा था जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर। जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर देखते हुए अंतर में हमने ये पढ़ा था कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ऐसे ही तारककाय या सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में क्लोरोफिल यानी लवक पाए जाते हैं और वर्णी लवक भी पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार जंतु कोशिका में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिका में भोजन का संचय मंड के रूप में होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने आज का पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका के कार्य। कोशिका के कार्य उनके गुण को भी प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला कार्य है वृद्धि। प्रत्येक सजीव प्राणी में वृद्धि होती है, परंतु यह वृद्धि एक सीमा तक ही होती है। उसी प्रकार कोशिकाओं में भी वृद्धि होती है। वो पोषण लेकर के अपने आकार में वृद्धि करते हैं, परंतु ये वृद्धि भी एक सीमा तक होती है और वृद्धि होने के बाद फिर अपना जीवन काल समाप्त करने के बाद उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी वृद्धि करने के बाद जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार कोशिका का भी जन्म होता है और फिर एक जीवन चक्र संपूर्ण करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के तौर पे हम अपने शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं को ले सकते हैं। इनका जीवन काल 90 से 120 दिन का होता है। अगला कार्य है पोषण। संपूर्ण कोशिकाएं जीवित प्राणी जो हैं वो उनको अपने सारे के सारे जैविक कार्यों को संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन का पाचन होता है तथा पाचन के पश्चात वह सरलतम अणुओं में टूटता है और रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त के द्वारा यह पोषण कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिका ये पोषण जीवद्रव्य में ग्रहण करती है और अपने लिए ऊर्जा का उत्पादन करती हैं।
तीसरा है उत्तेजनशीलता। प्रत्येक प्राणी में बाह्य संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। उसी प्रकार कोशिकाएं भी बाह्य संवेदनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देती हैं। जैसे ही कोई बाह्य वस्तु कोशिका के समीप आती है, वो फैलकर या सिकुड़कर किसी न किसी भाव में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। अगला कार्य है गति। प्रत्येक जीवित प्राणी में गति होती है, वैसे ही कोशिकाएं भी गति प्रदर्शित करती हैं। इसका उदाहरण है हमारे शरीर की श्वेत रुधिर कणिकाएं। जब भी हमारे शरीर पर किसी भी रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु का आक्रमण होता है, तो ये कोशिकाएं वहाँ तक जा कर के उनका भक्षण करती हैं और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। अगला कार्य है आत्मीकरण। भोजन के पाचन के बाद उनका अवशोषण होता है और अवशोषण के पश्चात वो हमारे रक्त के में मिल जाते हैं। रक्त में पहुंचने के बाद यह भोजन रक्त के द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। शरीर की कोशिकाएं इस भोजन को रक्त से ग्रहण करती हैं और ग्रहण करने के पश्चात जैविक क्रियाओं का पालन करती हैं। जैविक क्रियाएं करने के बाद इसके फलस्वरूप निष्कासित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जी पदार्थों को ये वापस रक्त में छोड़ देती हैं। अगला है श्वसन। प्रत्येक सजीव प्राणी में श्वसन आवश्यक है। श्वसन की क्रिया में क्या होता है? व्यक्ति ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यह ऑक्सीजन वह फेफड़ों के माध्यम से लेता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य रक्त करता है। कोशिकाएं रक्त से ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं तथा जैविक क्रिया और ऊर्जा उत्पादन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करती हैं, जो वापस रक्त में आ जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है और हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगला है उत्सर्जन। जैसा हमने देखा कि प्रत्येक प्राणी पोषण भी ले रहा है, गति भी कर रहा है और उसमें ढेर सारे जैविक क्रियाएं हो रही हैं। इन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी में कई उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कई नाइट्रोजनस पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया आदि। ये नाइट्रोजनस पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर के लिए विषाक्त होते हैं, अतः शरीर कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी इन्हें बाहर निकाल दे। कोशिकाएं भी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इन उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करती हैं। ये इन्हें निष्कासित करके रक्त में छोड़ देती हैं। फिर शरीर के द्वारा इन उत्सर्जी पदार्थों को गैस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, जल को मूत्र के द्वारा, नाइट्रोजनस पदार्थों को मूत्र के द्वारा तथा भोजन के अवशेषों को मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद है मृत्यु। जैसा हमने शुरू में बात की थी, सृष्टि में जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, जिसका भी जन्म हुआ है, जिस भी प्राणी का जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार कोशिका भी जन्म लेने के बाद, कोशिका का जन्म कोशिका विभाजन से होता है तथा अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के बाद वह उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोशिका में जीवित प्राणी के सभी गुण पाए जाते हैं। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि कोशिका मानव शरीर की जीवित, सूक्ष्म, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आगे हम जानते हैं अब कोशिका विभाजन के बारे में। प्रत्येक, जैसे अभी हमने कार्य में देखा कि प्रत्येक प्राणी संतानोत्पत्ति करता है और उसका ये उद्देश्य होता है कि वो अपने वंश को बढ़ाए। उसी प्रकार प्रत्येक कोशिका भी ये कोशिश करती है कि वह अपने वंश को बढ़ाए और यह कार्य वह कोशिका विभाजन के द्वारा करती है। कोशिका विभाजन केंद्रक से आरंभ होता है। सबसे पहले केंद्रक बढ़ता है और सेंट्रोसोम बढ़ता है। जब ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं तो धीरे धीरे फिर जीवद्रव्य दो भागों में विभाजित होता है। जीवद्रव्य के विभाजित होने के बाद फिर गुणसूत्रों का विभाजन होता है। उसके पश्चात कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है और एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, अतः इस प्रकार के विभाजन को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। जनन कोशिकाओं में विभाजन अलग तरीके का होता है। जनन कोशिकाओं में एक कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है
और ये 4 पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र आधे होते हैं, अतः इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। फिर हम देखते हैं कोशिका विभाजन का महत्व व लाभ, कि कोशिका विभाजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। कोशिका विभाजन का सबसे पहला लाभ है नई कोशिकाओं का निर्माण, यानी प्रत्येक कोशिका अपनी जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण सतत करती रहती है, क्योंकि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक जीवन काल है। उस जीवन काल के बाद वो कोशिका समाप्त हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण आवश्यक है। तो इस प्रकार नई कोशिकाओं के निर्माण से हमारे शरीर का विकास, निर्माण एवं वृद्धि लगातार होती रहती है। दूसरा है कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति। कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति भी आवश्यक है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि शरीर में कई प्रकार की जैविक क्रियाएं चल रही होती हैं। इस जैविक क्रियाओं में कई कोशिकाओं की मृत्यु भी होती है और क्षति भी होती है। तो अगर कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी तो कोशिकाओं में तो शरीर में होने वाले इन क्षतियों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अतः कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति भी कोशिकाएं विभाजित होकर क्षति की पूर्ति करती हैं। तीसरा है पैतृक गुणों का नई संतानों में भेजना। जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक कोशिका वंश वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति करती है, वैसे ही और यह इसलिए करती है ताकि उसका वंश कभी समाप्त ना हो। तो कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका अपने पैतृक गुणों को अपनी संतानों में पहुंचाती है। आइए अब देखते हैं कि ऊतक क्या होते हैं। आप जानते हैं कि हमने अभी कोशिका पढ़ा और हम ये भी जानते हैं कि प्राणी का जो विकास है वो एक कोशिका से प्रारंभ होता है। वह एक कोशिका विभाजित होकर अपनी जैसी कई कोशिकाओं को जन्म देती है। यह कोशिकाएं फिर कार्य एवं संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर इनका विभेदीकरण होता है तथा ये कई प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। जब ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं वापस कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी ही जैसी ढेर सारी कोशिकाओं को जन्म देती हैं तो हम उन्हें ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का वह समूह जिनकी संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य समान हो, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर में ऊतक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और जनन ऊतक। अब हम इन ऊतकों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा उपकला ऊतक या एपिथेलियम। हमने अभी पिछले भाग में उपकला कोशिका के बारे में भी पढ़ा था। उपकला कोशिका ही उपकला ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये हमारे शरीर के सारे शरीर के बाह्य तथा भीतरी अंगों का आवरण बनाती हैं। इनमें कोशिकाएं आपस में सटी होती हैं, इसलिए इनमें कोशिकाओं के बीच पाया जाने वाले अवकाश यानी अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं के बराबर होता है। अतः इनमें अंतराकोशिकीय पदार्थ भी नहीं के बराबर पाया जाता है। उपकला ऊतक आगे भागों में बटी हुई हैं। उपकला ऊतक मुख्यतः 2 भागों में बटी हैं। पहला है सरल उपकला और दूसरा है स्तरित उपकला। सरल उपकला सिर्फ एक कोशिकाओं की सतह होती है और स्तरित उपकला कई कोशिकाओं की सतह होती है। फिर सरल उपकला को आगे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहली है शल्की उपकला, दूसरी घनाकार उपकला, तीसरी स्तंभाकार उपकला तथा चौथी है रोमाभी उपकला, जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शल्की उपकला के बारे में। शल्की उपकला की कोशिकाएं चपटी तथा शल्काकार होती हैं। यह एक महीन स्तर बनाती हैं। देखने में ये लगती हैं जैसे ज़मीन पे टाइल लगी हुई हो और ये ज़्यादातर रक्षात्मक कार्य करती हैं। ये पाई जाती है हमारे त्वचा के ऊपरी सतह पे तथा भीतरी अंगों का आवरण बनाती हैं तथा फेफड़ों के वायु कोश भी शल्की उपकला के बने होते हैं। दूसरा है घनाकार उपकला। ये कोशिकाएं घनाकार आकार की होती हैं तथा इनका कार्य होता है ऐसी ग्रंथियों का निर्माण करना जैसे हमारी लार ग्रंथि जो लार का स्रावण करती हैं और श्वेत ग्रंथि जो पसीने का स्रावण करती हैं। फिर है हमारी स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला आकार में लंबी होती हैं तथा पतली होती हैं।
स्तंभ के आकार की होती हैं, इसलिए हम इन्हें स्तंभाकार उपकला कहते हैं। ये आपको मिलती हैं आमाशय की दीवारों में। इसके बाद आती है चौथी रोमाभी उपकला। रोमाभी उपकला आपको देखने को मिलेगी हमारे शरीर की त्वचा पे और इसके अलावा हमारे नाक के अंदर के सतह पे। इनमें क्या होता है, इनकी कोशिकाओं की सतह में जो स्वतंत्र स्तर होता है उन पे रोए के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः इन्हें हम रोमाभी उपकला कहते हैं। तो ये हुआ हमारा उपकला ऊतक का प्रकार। अब हम आए हैं संयोजी ऊतक पर। संयोजी ऊतक संयोजी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इनका विशेष कार्य होता है संयोजन करना, अर्थात ये शरीर के समस्त अंगों को आपस में जोड़ के रखते हैं तथा उन्हें यथास्थान बना के रखते हैं ताकि कोई भी अंग अपनी जगह से हिलने ना पाए। अगर इनकी संरचना की बात करें तो इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, जिनमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जो चिपचिपा और पारदर्शक होता है। इस तरल पदार्थ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखते हैं हम संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक में सबसे पहला है हमारा संयोजी अंतराली संयोजी ऊतक, वसीय संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक, कंकाली संयोजी ऊतक, उपास्थि ऊतक। कंकाली संयोजी ऊतक आगे दो भागों में विभाजित है, उपास्थि ऊतक और अस्थि ऊतक, फिर तरल संयोजी ऊतक और ग्रंथिल ऊतक। ये सभी संयोजी ऊतक के प्रकार हैं तथा विभिन्न कार्य करने की वजह से इन्हें यहाँ पे बांटा गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है कार्य एवं आकार के आधार पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतराली संयोजी ऊतक की। अंतराली संयोजी ऊतक की संरचना देखें तो इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है तथा इनमें तंतु पाए जाते हैं जो कि बने होते हैं विशेष प्रकार के प्रोटीन के, जिन्हें हम इलास्टिन और कोलेजन कहते हैं। ये ज़्यादातर शरीरों के अंगों के बाहर का आवरण बनाती हैं तथा त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। इनका कार्य होता है शरीर के अंगों को बांध करके रखना। दूसरी है हमारी वसीय संयोजी ऊतक। वसीय संयोजी ऊतकों में की कोशिकाओं में आपको वसा के कण दिखाई देते हैं तथा ये हमारी त्वचा के नीचे की सतह तथा अंगों के चारों ओर का आवरण भी बनाती हैं। इनका कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और उसके साथ ही शरीर के अंगों की चोट से रक्षा करना। तीसरी है तंतुमय संयोजी ऊतक। तंतुमय संयोजी ऊतक में तंतु अंतराली संयोजी ऊतक से ज़्यादा होते हैं। ये थोड़े कठोर तंतु होते हैं तथा शरीर की जितनी भी वाहिनियाँ हैं और रक्त वाहिनियाँ हैं और धमनियाँ हैं वो इन तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी होती। फिर आते हैं हम कंकाली संयोजी ऊतक पर। कंकाली संयोजी ऊतक सारे ऊतकों का सबसे दृढ़ ऊतक है। यह आगे दो भागों में विभाजित है, उपास्थि ऊतक और अस्थि ऊतक। उपास्थि ऊतक कड़ी होती है लेकिन लचीली होती है, जैसे हमारे नाक जो आप हिला सकते हैं और कान, ये उपास्थि ऊतक का उदाहरण है। वहीं अगर आप अस्थि ऊतक देखें तो अस्थियां हमारे शरीर के को आग का पूरे ढांचे का निर्माण करती हैं। अस्थि ऊतक बने होते हैं अस्थि कोशिकाओं के। जब अस्थि कोशिकाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा ओसीन नाम का प्रोटीन आकर के जुड़ता है तो वो एक दृढ़ अस्थि का निर्माण करता है। यही अस्थियां हमारे पूरे शरीर के कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं और ये कंकाल तंत्र हमारे शरीर को आकार देता है, ढांचा बनाता है, साथ ही साथ मांसपेशियों के जुड़ने का स्थान भी देता है। तीसरा है हमारा तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक शरीर में दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है रक्त और दूसरा है लसिका। रक्त में इन दोनों में ही आपको तरल पदार्थ यानी प्लाज्मा ज़्यादा मिलेगा। रक्त में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं और रक्त का कार्य होता है ऑक्सीजन तथा पोषण को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। तो रक्त हृदय के द्वारा लगातार पंप किया जाता रहता है तथा उस पंप होने से रक्त लगातार परिभ्रमण करता है पूरे शरीर में, जिससे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन तथा पोषण मिलता है। साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी फेफड़ों तक ले जाता है, जिससे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। वहीं अगर हम लसिका की बात करें तो लसिका का प्रमुख कार्य है दो। पहला,
लसिका का पहला कार्य है, यह वसा के अवशोषण में सहायता करता है। जब वसा का पाचन के बाद अवशोषण हो रहा होता है तो वसा सीधे रक्त में ना जा कर के पहले लसिका में अवशोषित होती है और उसके बाद ये रक्तवाहिनी में डाली जाती है। दूसरा कार्य है, इनमें लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाएँ ज़्यादा पाई जाती हैं, अतः ये रोगों से लड़ने में भी हमारी रक्षा करती हैं। तो ये हो गया हमारा तरल संयोजी ऊतक। अब बात करते हैं आखिरी संयोजी ऊतक की, जो कि है ग्रंथिल संयोजी ऊतक। ग्रंथिल संयोजी ऊतक उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जो एक विशेष प्रकार का स्त्रावण करती हैं, और ये स्त्रावण जहाँ पे उत्पन्न होता है वहाँ नहीं बल्कि शरीर के दूसरे भाग में जा कर के अपना कार्य करता है। तो इसमें जो ग्रंथियाँ आती हैं वो है हमारा यकृत, जो हार्मोन्स देती हैं। हार्मोन्स जो हैं रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर की आंतरिक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, और इसके अलावा सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई जो कि हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। कुछ हार्मोन्स का एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो हम सुनते हैं वो है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला हमारा ऊतक का प्रकार है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक की संरचना देखें तो पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं की बनी होती हैं और पेशी कोशिकाएं लंबी तंतु के आकार की होती हैं। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशी, अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशी और हृदय पेशियां। ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशी की अगर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा संरचना देखें तो इसमें आपको धारियाँ दिखाई देती हैं, यानी रेखा के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। इस वजह से हम इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं, यानी इन पे हमारा नियंत्रण होता है, ये हमारी इच्छा के अधीन है। जैसे अगर हम उठना चाहें तो उठ सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो ये सब काम हम अपनी ऐच्छिक पेशी के द्वारा करते हैं। दूसरे प्रकार की पेशी है हमारी अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी। अनैच्छिक पेशी की अगर हम सूक्ष्मदर्शी से संरचना देखें तो उसमें आपको धारियाँ नहीं दिखाई देती हैं, अतः इन्हें हम अरेखित पेशी कहते हैं। अनैच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये इनसे बने होते हैं हमारे शरीर के सारे आंतरिक अंग, जैसे कि हमारा आमाशय हो गया, यकृत हो गया, पाचन तंत्र हो गया, इसमें आमाशय हो गया, हमारी छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, फेफड़े हो गए। जो भी हमारा अंग जैविक प्रक्रिया में सम्मिलित है वो सारी अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। अगर हम चाहें तो अपनी सांस नहीं रोक सकते, अगर हम चाहें तो अपना भोजन का पाचन नहीं रोक सकते। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं ये हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, और ये जो अंग हैं वो अनैच्छिक पेशियों द्वारा बने होते हैं। तीसरा है हमारा हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ ऐसी पेशियाँ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको हृदय में मिलती हैं, ये हृदय की दीवारों का निर्माण करती हैं। इनकी अगर हम संरचना देखें तो संरचना इसकी रेखित पेशी जैसी होती है और इसकी क्रियाविधि अनैच्छिक पेशी जैसी होती है, इसलिए इन्हें हम अलग क्रम में रखते हैं। हृदय पेशियाँ सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं और इसके अलावा ये पेशी पूरे शरीर में और कहीं नहीं पाई जाती है। हृदय मनुष्य के पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक अनवरत बिना रुके लगातार कार्य करता रहता है। ऐच्छिक पेशियों से हमारे शरीर का पूरी मांसपेशियाँ बनी होती हैं जो हमें सामने से दिखाई दे रही हैं, जो कि अस्थियों से लगी हुई होती हैं। अनैच्छिक पेशियों से हमारा सारा का सारा इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग बने होते हैं, तथा हृदय पेशियाँ हृदय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका की बनी होती है। अगर आप इसकी संरचना देखें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कोशिका काय, जिसमें केंद्रक होता है और इसके चारों तरफ ढेर सारे तंतु या शाखाएं निकली होती हैं। इसमें से एक शाखा लंबी होती है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और इन पतली शाखाओं को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये हमारी एक तंत्रिका कोशिका की रचना है। इससे हमारे शरीर में मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा उनसे निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं का निर्माण होता है।
इनकी साथ सबसे ख़ास बात कहें तो वो ये है कि ये एक बार नष्ट होने पर दोबारा नहीं बनते। इनसे मस्तिष्क बनता है, हमारी सुषुम्ना बनती है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे शरीर के सारी बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और फिर उसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य क्या हुआ? बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना, उसे अंगों तक पहुंचाना, बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करके अंगों तक पहुंचाना तथा अंगों से सारी के सारी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाना, मस्तिष्क से आज्ञा और सूचनाओं को लेकर के अंगों तक पहुंचाना। अगला है हमारा जनन ऊतक। जनन ऊतक जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। जनन कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। मादा युग्मक को हम अंडाणु भी कहते हैं और नर युग्मक को हम शुक्राणु भी कहते हैं। इनके निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि संतान बनने की प्रारंभिक अवस्था है। ये ऊतक मिलकर के हमारे शरीर में अंगों का निर्माण करते हैं। तो अंग क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकार के ऊतक एक विशेष संरचना का निर्माण करें, जो कि हमारे शरीर का एक विशेष भाग हो और एक अलग प्रकार का कार्य करें, तो ऐसे संरचना को हम अंग कहते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक ऊतक अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हुए भी मिलकर एक विशेष कार्य का संपादन करते हैं, तो उन ऊतकों से बनी हुई संरचना के सहयोग को हम अंग कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग, हृदय, फेफड़े, यकृत, आमाशय आदि। अब शरीर के तंत्र क्या हैं? हमने देखा कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, दो से अधिक ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर के जब एक विशेष कार्य करते हैं जो कि हमारे शरीर के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो उसे हम अंग तंत्र कहते हैं। देखते हैं हमारे शरीर में कौन कौन से अंग तंत्र उपस्थित हैं। पहला है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय तथा रुधिर वाहिनियाँ आती हैं, जो कि रक्त को लगातार हमारे शरीर में परिभ्रमित करती रहती हैं। दूसरा आता है तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा नाड़ियाँ आती हैं, जो हमारे शरीर की सारे के सारे कार्यकलापों और संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। तीसरा हमारा श्वसन तंत्र, जिसमें हमारे फेफड़े, ट्रैकिया एवं नाक आती है, जिससे हम वायु अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। फिर आता है हमारा पाचन तंत्र, जिसके द्वारा हम भोजन का पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं और हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। फिर आता है हमारा अस्थि तंत्र, पूरा का पूरा कंकाल तंत्र, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। यह हमारे शरीर को आकार एवं ढांचा प्रदान करता है। फिर है हमारी मांसपेशी तंत्र, जो हमारे शरीर में सारी के सारी मांसपेशियों देती हैं और हमारे शरीर को देखने लायक बनाती हैं। वरना अगर हमारे शरीर में सिर्फ अस्थि तंत्र हो तो फिर हम कैसे दिखेंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। आइए अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के भाग में क्या क्या पढ़ा। कोशिका के शरीर में विभिन्न कार्य हैं, जैसे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि। कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह जो कार्य, उत्पत्ति एवं बनावट में समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। और शरीर के उस भाग या संरचना को अंग कहते हैं जो एक या दो से अधिक प्रकार के ऊतकों द्वारा बनता है। जब कुछ अंग एक विशेष उद्देश्य से मिलकर एक दूसरे में समन्वय स्थापित करते हैं, तो उस संगठन को हम तंत्र या संस्थान कहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे विनती करूँगी कि आप इस प्रश्न को इन प्रश्नों का अभ्यास करें। अगर आप इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा तथा आगे की परीक्षाओं में आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में ज़्यादा सक्षम होंगे। ये प्रश्न है, कोशिका के कार्य क्या हैं, उपकला ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, शरीर के तंत्र अथवा संस्थान से क्या आशय है, ऊतकों का वर्गीकरण कीजिए और उनकी विशेषताओं को समझाइए और विभिन्न ऊतकों का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन ख़त्म हो रहा है। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। आपको डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों, अन्य गतिविधियों का अभ्यास किया जा सकता है। किसी बिंदु पर शंका हो या स्पष्टता की आवश्यकता हो तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन
ई लर्निंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में पूछकर समाधान कर लिया जाए। प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी श्री उत्तर माध्यमिक शिक्षा के विभाग पर उपलब्ध है। तो इसके साथ ही हम आज का ये भाग समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा तथा यह पाठ जो कि है जीवित ऊतकों की कोशिकीय बनावट वह अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।